नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी चंपई सोरेन के एक ट्वीट से मची हलचल की। आरक्षण के मुद्दे पर फिर घिरी मोदी सरकार की। जानेंगे कोलकाता केस में बीजेपी नेता को क्यों जारी हुआ समन, हरियाणा जेजेपी में क्यों मची भगदड़। बात करेंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, रेलवे बर्बाद करने का लगाया आरोप। कहा रेलवे में ना ही सफर सुरक्षित है और ना ही खाना, 500% बढ़ गई खाने की शिकायतें। आपने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारियां, मनीष सिसोदिया ने कसी कमर, नेताओं के साथ बैठक कर बनाई खास रणनीति। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा झारखंड में हो रही तोड़ने की कोशिश, महाराष्ट्र में करना चाहते हैं खेला। विनेश फोगाट को देश लौटते ही मिला गोल्ड, गांव के बुजुर्गों ने स्वर्ण पदक से किया सम्मानित। भावुक हुई विनेश, बोली ये सम्मान 1000 ओलंपिक मेडल जीतने से ज्यादा बड़ा। अब ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन के दिल्ली दौरे ने सियासत को पहले ही गरमा दिया था, और अब उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी कर दिया है, क्योंकि चंपई सोरेन के साथ पार्टी के कुछ विधायक भी दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन इन चर्चाओं के बीच उनके जो कुछ बयान हैं वो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। तो क्या कहा है चंपई सोरेन ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चंपई सोरेन जेएमएम को अलविदा कहने जा रहे हैं और इस बात के संकेत उनके ट्वीट से मिले। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र तो नहीं किया कि वो किस पार्टी से हाथ मिला रहे हैं, लेकिन उनका ट्वीट इसी तरफ इशारा करता है कि उनके दिल्ली दौरे के पीछे की असली वजह यही है। जबकि इससे पहले चंपई सोरेन बार बार इन अटकलों को खारिज कर रहे थे। ऐसे में उनके इस ट्वीट ने जानकारों के कान खड़े कर दिए हैं। अपने लंबे चौड़े ट्वीट में चंपई सोरेन ने बताया कि जेएमएम ने उनका अपमान किया है। उन्होंने लिखा कि कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना। दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना। और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। सिर्फ यही नहीं, चंपई सोरेन ने कहा कि जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है, उसका नुकसान करने के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए हैं। यानी उन्होंने साफ तो नहीं लिखा, लेकिन उनके ट्वीट से ये साफ है कि वो जेएमएम से अलग हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी जेएमएम हटा दिया था। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से झारखंड सरकार को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी जरूर घिर गई है और उसकी मंशा पर सवाल भी उठने लगे हैं। इसी तरह आरक्षण के मुद्दे पर भी बीजेपी की मंशा सवालों के घेरे में आ गई है, और एक बार फिर बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने के आरोप तेज हो गए हैं। सरकार ने केंद्र में सरकारी पदों पर भर्ती का एक विज्ञापन निकाला है, लेकिन अब उस पर वो खुद ही घिरती हुई नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने 45 पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है, लेकिन ये विज्ञापन विवादों से घिर गया है। एक बार फिर सरकार पर आरक्षण और संविधान को खत्म करने के आरोप तेज हो गए हैं। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। यही नहीं, राहुल ने आरोप लगाया कि मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है।
आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। वहीं आरजेडी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया कि जिन मूर्खों एवं उनके दलों को ये लगता था कि बीजेपी आरक्षण खत्म नहीं करेगी, उन्हें यूपीएससी द्वारा जारी लेटरल एंट्री भर्ती का विज्ञापन देखना चाहिए। 45 पदों में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं है। अरे भाई, इसी को कहते हैं आरक्षण और संविधान को खत्म करना। वहीं इसे लेकर लालू यादव ने कहा था कि वंचितों के अधिकारों पर एनडीए के लोग डाका डाल रहे हैं। इस सरकारी विज्ञापन ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है, तो वहीं कोलकाता में बीजेपी नेता के बयान ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पार्टी पर महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लग रहे हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता मामले में अब बीजेपी नेता के खिलाफ समन जारी हो गया है, जिसके बाद अब ये केस और भी ज्यादा पेचीदा होता नजर आ रहा है। तो क्यों जारी हुआ है समन, देखिए इस रिपोर्ट में। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया है। 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए घिनौने अपराध के मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों की बेंच मंगलवार को सुनवाई करेगी। बता दें कि मामले की गंभीरता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है, क्योंकि मामले के चलते कोलकाता में हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। बता दें कि इस मामले के विरोध में जहां देश भर में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस केस में जांच कर रही सीबीआई की टीम ने कई बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल सीबीआई की जांच और डॉक्टर के बैचमेट्स के बयानों से पता चला है कि मानव अंगों के अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की कोशिशें रोकने के लिए पीड़िता को रास्ते से हटाया गया था। ऐसे आरोप है कि अस्पताल में मानव अंगों की तस्करी का रैकेट बड़े लेवल पर एक्टिव है और कई सालों से चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ये भी आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से सेक्स और ड्रग रैकेट भी चल रहा है। इन सब के अलावा इस मामले को 23 साल पहले हुई एक घटना से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बता दें कि 2001 में कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्र की जान चली गई थी। इसी के साथ एक राजनीतिक पार्टी के सीनियर नेता ने दावा किया है कि उनके पास डॉक्टरों के एक व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स हैं, जिससे अस्पताल में सेक्स और ड्रग रैकेट का पता चलता है। इसमें एक अन्य पार्टी के सीनियर नेता और उनके भतीजे का भी जिक्र है और फिलहाल सीबीआई अधिकारी उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने में लगे हुए हैं ताकि वो इन्हें गिरफ्तार कर सके। वहीं इस मामले में कोलकाता पुलिस ने बीजेपी के पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता की पहचान उजागर की है और जांच को लेकर गलत जानकारियां साझा की हैं। तो इस घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। इसके अलावा हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हैं। नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला जोर शोर से चल रहा है और जेजेपी को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं, जिसके बाद से सवाल है कि क्या चुनाव से पहले खत्म हो जाएगी जेजेपी? तो आखिर क्यों उठ रहे हैं ये सवाल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन राज्य में चुनाव से पहले बड़ी सियासी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। जेजेपी के मुखिया दुष्यंत चौटाला की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी में भगदड़ मच गई है। करीब 4.5 साल तक बीजेपी की गठबंधन सहयोगी के रूप में सत्ता में साझेदार रही जेजेपी के 6 विधायक पहले ही पार्टी छोड़ चुके थे और अब एक और विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यानी जेजेपी के 10 में से 7 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। सिर्फ 3 विधायक ही दुष्यंत चौटाला के पास रह गए हैं। जेजेपी को पिछले 3 दिन में सबसे बड़े झटके लगे हैं और पार्टी के 5 विधायकों ने पाला बदल दिया है। जिन विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ा उनमें देवेंद्र बबली, अनूप धानक, ईश्वर सिंह, रामकरण काला और जोगीराम सिहाग का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि ये सभी विधायक पार्टी से नाराज चल रहे थे। ये ऐसे वक्त हुआ जब पार्टी चुनाव की तैयारी करने में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि जेजेपी के 7 विधायकों के इस्तीफे के बाद ये डैमेज अभी रुकने वाला नहीं है। आगे और भी नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। खबर है कि इस्तीफा देने वाले रामकरण काला, देवेंद्र बबली और ईश्वर सिंह जल्द कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। ये जेजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसका नुकसान जेजेपी को विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन की कीमत अब जेजेपी को चुकानी पड़ रही है और ऐसे आरोप लगते भी रहे हैं बीजेपी पर कि वो अपने सहयोगियों को ही नुकसान पहले पहुंचाती है। तो जेजेपी लगातार कमजोर हो रही है और कांग्रेस मजबूत होती दिख रही है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। ऐसे में कांग्रेस ने जहां नई रणनीति बनाई है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी के खेमे में टेंशन नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बना ली है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी और पीडीपी से गठबंधन कर सकती है। कांग्रेस ने कहा कि गठबंधन बनाने का टारगेट बीजेपी को हराना है।
इसके लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ आना होगा। कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा कि एनसी और पीडीपी के लिए राज्य का मुद्दा व्यक्तिगत मुद्दों से ऊपर होना चाहिए। इंडिया अलायंस नेशनल लेवल पर बना है। जम्मू कश्मीर में भी तीनों पार्टियों को मिलकर चुनाव लड़ने की जरूरत है। तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में उनकी पार्टी अपने पहले काम के रूप में क्षेत्र से राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा छीनने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी। उमर अब्दुल्ला ने उनकी पार्टी के सत्ता में आते ही आर्टिकल 370 वापस लाने की बात कही है। इसके साथ ही अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रमुख अलका लांबा ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सितंबर में चुनाव प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। कांग्रेस के ऐलान से बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। चुनाव की घोषणा के बाद सियासी पारा लगातार हाई होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और अब कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। विपक्ष का गठबंधन मजबूत हो रहा है तो एनडीए गठबंधन में फूट को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल एनडीए के सहयोगी दलों को बीजेपी के साथ गठबंधन भारी पड़ता दिख रहा है। तो कैसे सहयोगी दलों को बीजेपी के साथ गठबंधन पड़ा भारी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में एनडीए के सहयोगी दल आरएलजेपी के प्रमुख पशुपति नाथ पारस को बड़ा झटका लगा है। बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुनील पांडे के साथ ही उनके बेटे विशाल प्रशांत और बड़ी संख्या में समर्थकों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। दरअसल बिहार में 4 सीटों पर जल्दी ही उपचुनाव होने हैं, जिनमें तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीट शामिल है। ऐसे में तारीखों की घोषणा से पहले आरएलजेपी के दिग्गज नेता का अपने समर्थकों समेत पाला बदलना पार्टी के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि तरारी सीट पर आरएलजेपी सुनील पांडे को टिकट दे सकती है, लेकिन सुनील पांडे अब खुद बीजेपी में चले गए हैं और बीजेपी उनके बेटे विशाल पांडे को तरारी सीट से चुनाव लड़ा सकती है, जिसके बाद एक बार फिर विपक्ष के दावों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी जिस भी दल के साथ गठबंधन करती है, या तो उस पार्टी का बीजेपी में विलय हो जाता है या फिर पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। और बिहार में नेताओं का दल बदल काफी हद तक इन आरोपों पर मुहर लगाता दिखाई दे रहा है और अगर ये सिलसिला कायम रहा तो बिहार में आरएलजेपी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पशुपति पारस इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। क्या वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ देंगे? अब ये तो देखने वाली बात होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले की। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को जनता से अच्छा खासा समर्थन मिला था, जिसके बाद अब विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और लोकसभा के ही आधार पर महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा होगा, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। जल्द ही एमवीए में शामिल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। वैसे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने में अभी 3 महीने का समय है, लेकिन एमवीए की तरफ से साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो 1 महीने में ही सीटों का बंटवारा कर लेगा। इसे लेकर गठबंधन में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इस बीच राज्य कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने बताया कि इस आधार पर आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए महाविकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर बात चल रही है और सीट बंटवारे में इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि किस उम्मीदवार के जीतने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। दरअसल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी के गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने 16 अगस्त को अपने पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक की थी। इसी बैठक में सीएम फेस और सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। नसीम खान ने आगे बताया कि जीत की संभावना सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का आधार होगी और इस पर जल्द से जल्द काम किया जाएगा। खान ने गठबंधन की जीत की संभावना जताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में भी दोहराए जाएंगे। तो इसी के साथ नसीम खान ने दावा किया कि सत्तारूढ़ महायुति के वादे झूठे हैं और उनकी तरफ से फर्जी बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महायुति के कार्यकाल में विकास कम हुआ और भ्रष्टाचार बढ़ा है। बता दें कि एमवीए गठबंधन ने इस साल हुए लोकसभा
चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 30 पर जीत हासिल की थी। वहीं भाजपा, जिसने 2019 में 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, वह इस बार सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।